हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं अपने इस क्लास में सेमेस्टर 3 CC6 में सल्तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में चर्चा करूंगी। सल्तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था दिल्ली सुल्तानों की विशिष्ट व्यवस्था थी जो इस्लामी कर प्रणाली पर आधारित थी। यह व्यवस्था खलीफा उमर के समय से आरंभ हुई और अब्बासी खलीफाओं के काल तक चलती रही। सभी मुस्लिम कानून के जानकारों ने अपने सिद्धांतों के लिए इससे संबंधित एक ही स्रोत को आधार बनाया है। दिल्ली के सुल्तानों की राजस्व नीति सुन्नी विधिवेत्ताओं की वित्त संस्थाओं पर आधारित थी। भारत के प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने अपने गजनवी पूर्वाधिकारियों से यह पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत राज्य के वित्त को दो भागों में विभाजित किया गया, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। प्रथम वर्ग में जकात कर आता था जो केवल मुसलमानों को ही देना पड़ता था, तथा द्वितीय वर्ग में जजिया, खराज एवं खम्स गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। इस्लाम में 5 प्रकार के करों की व्यवस्था थी। उस्र, जो एक भूमि कर था, यह मुसलमान भूमिपतियों से लिया जाता था। अधिक उर्वर और प्राकृतिक साधनों के बल पर उपज देने वाली भूमि के 1/10 भाग को उस्र के रूप में लिया जाता था। खराज भी भूमि कर था, जो गैर मुसलमानों की भूमि पर उपज का 1/3 या 1/2 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बाद में यह नियम बन गया कि खराज देने वाली भूमि को यदि मुसलमान जोते तो उससे भी खराज लिया जाना चाहिए। जो भूमि एक बार खराज देने के योग्य हो जाती थी उसे खराजी भूमि ही माना जाता था। खम्स एक धर्मनिरपेक्ष कर था। यह वास्तव में यह लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा कराया जाता था। जकात धार्मिक कर था जो मुस्लिमों से लिया जाता था। यह मुस्लिम जनता का कर्तव्य माना जाता था कि वह स्वेच्छा से अपने निर्धन तथा असहाय भाइयों की सहायता के लिए अपनी संपत्ति का कुछ भाग दे। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार जकात का प्रयोग और भी अर्थों में किया जा सकता है, जैसे पशु कर, निर्यात कर अर्थात व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी, सोने चांदी पर कर और भूमि कर। जकात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म के विरुद्ध था। यह संपत्ति का 1/2% होता था। जकात से प्राप्त आय मुस्लिमों के हित में खर्च की जाती थी। मस्जिदों एवं कब्रों की मरम्मत, धार्मिक और गरीब मुसलमानों को दान भी इसी से दिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। मुस्लिम सरकार गैर मुसलमानों की संपत्ति और सुरक्षा का दायित्व लेने के बदले उनसे जजिया कर वसूलती थी। मुस्लिम राज्य में मुसलमानों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य था। इससे मुक्ति पाने के लिए भी गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ता था। प्रारंभिक मुसलमानों ने इसे कठोरता से वसूला। अरब वालों ने सिंध विजय के पश्चात यह कर लगाया था और आगे चलकर मुगलों ने भी यह कर लगाया। अन्य करों में आयात कर आय का एक मुख्य साधन था। मुसलमानों से तथा हिंदुओं से 5% कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मकान और चारागाह कर लगाया गया तथा फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की व्यवस्था करके उपज का 10% भाग सिंचाई कर के रूप में लेना आरंभ किया। मुद्रा की ढलाई, लावारिस संपत्ति, अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक उपहार आदि सुल्तानों की आय के अन्य स्रोत थे। भू राजस्व आय का एक मुख्य साधन थी। राज्य की समस्त भूमि 4 भागों में बटी थी। प्रथम श्रेणी में खालसा भूमि थी। यह केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और इसका लगान सीधे राजकोष में जमा किया जाता था। इसके अलावा वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती थी, इस भूमि पर राज्य किसी प्रकार का लगान नहीं लेता था।
दूसरी श्रेणी में वह भूमि थी जो मुक्तियों अथवा प्रांतीय वलियों के अधिकार में थी। इसे मुक्ति अथवा वली इससे लगान वसूलते थे और अपने शासन के व्यय को पूरा करने के पश्चात बाकी धन को राजकोष में जमा करते थे। तीसरी भूमि वह थी जो सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधिकार में थी, जो राज्य को प्रतिवर्ष एक निश्चित आय देते थे। खालसा भूमि पर स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से लगान वसूला जाता था। क्योंकि इसका उत्तरदायित्व सुल्तान और उसके कर्मचारियों पर था, अतः राज्य ने इसके लिए प्रत्येक जिले में एक आमिल की नियुक्ति की थी। वह पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, खूत, कानूनगो आदि अधिकारियों की सहायता से लगान वसूल करता था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों के संपर्क में रहते थे, जो उनसे कर वसूल कर राजकोष में जमा करते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। केंद्रीय गुप्तचर भी सुल्तान को उनके संबंध में सूचनाएं देते थे। इसके अलावा वली और मुक्तियों को प्रतिवर्ष अपनी आय और व्यय का ब्यौरा केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था। भू राजस्व की परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उसने निरंतर होने वाले विद्रोहों को दबाने के उद्देश्य से राजस्व की दर में वृद्धि कर दी। उसका मानना था कि प्रजा के पास आवश्यकता से अधिक धन रहने पर उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति जन्म लेती है, अतः उन्हें अनुशासित रखने के लिए उसने कुछ नए नियमों को लागू करने का प्रयास किया। उस समय लगान की दर साधारणतः अनाज का 1/3 भाग थी। अलाउद्दीन ने इसे बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। मुसलमान अमीरों की जमीन, दान, पेंशन एवं उपहार में दी गई भूमि जब्त कर ली गई और वित्तीय पदाधिकारियों के सभी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया। भूमि कर के अलावा चारागाह कर और मकान कर भी वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश की नई व्यवस्था आरंभ की तथा राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए एक अलग विभाग का गठन किया। जमीन की पैमाइश करवाने का एकमात्र उद्देश्य राजकीय आय में वृद्धि करना था। अलाउद्दीन की नई राजस्व व्यवस्था का किसान, व्यापारी, दुकानदार आदि सभी वर्गों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यह नई भूमि व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। किसानों को प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में भी लगान से छूट नहीं दी जाती थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में यह व्यवस्था चली, पर उसके उत्तराधिकारी इन नियमों का अनुकरण नहीं कर सके। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किसानों को कुछ राहत दी गई। लगान की दर तो 1/2% ही रही, पर फसल आदि के नष्ट होने या प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में किसानों को छूट देने की बात स्वीकार कर ली गई। चौधरी, मुकद्दम, पटवारी आदि वित्तीय अधिकारियों से भूमि कर एवं चारागाह कर नहीं लेने की घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि अक्ता के लगान में 1 वर्ष के अंदर 1/11 से 1/10 भाग से अधिक भूमि कर में वृद्धि न की जाए। जागीरदारी की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कर दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर सभी क्षेत्रों में समान लगान व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। उसने सभी गांवों को लगान व्यवस्था के अंतर्गत लाने की कोशिश की। उसने एक कृषि विभाग की स्थापना भी की, जिसका अध्यक्ष दीवान एक कोही कहलाता था। उसे 3 वर्ष के लिए कृषि फार्म पर अनुसंधान भी कराया गया, पर दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के कारण प्रजा ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान अपने प्रयोग में असफल रहा। फिरोज तुगलक ने सुल्तानों को राहत देने और पैदावार में वृद्धि करने के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन किया। उसने लगान की एक निश्चित दर निर्धारित कर दी। किसानों को कर्जों से मुक्ति दी गई। राजस्व अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई तथा 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया गया। उसने केवल पुराने प्रचलित 5 प्रकार के करों को रहने दिया।
उसने सिंचाई की कई क्षेत्रों में व्यवस्था कराई तथा 5 नहरों का भी निर्माण कराया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जनसाधारण की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया, पर उसकी भी नीति दोष रहित नहीं थी। सर्वप्रथम राजस्व को ठेके के आधार पर वसूलने की प्रथा उसके द्वारा शुरू की गई, जो अत्यंत कष्टदायक और दोषपूर्ण थी। ठेकेदार तय राशि से अधिक लगान वसूलते थे। जागीरदार लगान वसूलने का कार्य दूसरे के हाथों में बेच देते थे। बिचौलिए मनमाने ढंग से कार्य करते थे। फिरोज शाह ने जजिया कर को कठोरता से सभी वर्गों पर लागू कर दिया। उसकी उदार नीति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। तैमूर के आक्रमण और सैयद एवं लोदी वंश के शासन काल में साम्राज्य में अव्यवस्था बढ़ गई। भूमि का विभाजन अफगानों के बीच कर देने से खालसा भूमि से प्राप्त होने वाली आय की मात्रा काफी घट गई। सिकंदर लोदी द्वारा लगान व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न भी बेअसर रहा। सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था में कई दोष थे। सर्वप्रथम लगान की दर में शासकों की इच्छानुसार कमी और वृद्धि की जाती थी। उपज के आधार पर लगान की दर निश्चित करने की व्यवस्था विकसित नहीं की जा सकी। भूमि की नाप नहीं की जाती थी और अनुमान के आधार पर ही लगान की राशि तय कर दी जाती थी। इस व्यवस्था में लगान अधिकारियों को किसानों के साथ मनमानी करने की छूट मिल जाती थी। भूमि को ठेके पर देने की प्रथा के कारण ठेकेदारों को अधिक लगान वसूलने का अवसर मिलने लगा। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों को अन्य कई प्रकार के कर भी देने पड़ते थे, अतः उपज का कुछ ही हिस्सा उनके पास रह जाता था। ऐसी हालत में किसानों की आर्थिक प्रगति की संभावना भी समाप्त हो जाती थी।